हे फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं जो बड़े-बड़े हैं। सबसे पहला ये है कि अगर आपने इंडिया से बीएससी नर्सिंग किया है, तो कैसे आप न्यूज़ीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हो? दूसरा, आपको जॉब कैसे सर्च करनी है? और तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको पीआर कैसे मिलेगी? सो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखना और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट्स में बताना। लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट नाउ। हे फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है एक ऐसा इंडिविजुअल जो सबसे पहले न्यूजीलैंड में आए थे और उसके बाद इसी होप थी कि न्यूजीलैंड में जॉब मिल जाएगी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न उसको जॉब नहीं मिली और उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा एंड ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई किया। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि उसकी जर्नी कैसी रही, उसने कैसे जॉब फाइंड की और किस तरह से कंपनी ने उसको स्पॉन्सर भी कर लिया। तो आइए वेलकम करते हैं मनीषा राठी का। हाय मनीषा, कैसे हो? Hello, Bhavik. I'm very good, and thank you so much for bringing me on your channel. Yeah, and it was a very long journey for me from India to Australia. पहले मैं इंडिया से मैंने न्यूजीलैंड का ट्राई किया एंड वहाँ पे मेरा कुछ ढंग से हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना ऑस्ट्रेलिया का ट्राई किया एंड मैंने बीएससी नर्सिंग किया इंडिया से, जिसकी वजह से ये सब ओके। मैं कर पाई या लाइक हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे आए, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए और कोई भी एजेंट की हेल्प लिए बिना, यानी कि आपके पास, मैंने आपकी यूट्यूब चैनल भी देखी जिसमें आपने नर्सिंग को लेके, कैप कोर्स को लेके, ओईटी को लेके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। तो मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट आपके साथ भी बना लेते हैं। तो बेसिकली आपने इंडिया से बीएससी नर्सिंग किया है, तो नर्सिंग जिन लोगों ने इंडिया से किया है उसको अगर न्यूजीलैंड जाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के ऊपर तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हो ना। अगर उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप बताइए कि कैसे वो जा सकते हैं। ओके, जिसको इंडिया से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके 2-3 प्रोसेस हैं, ठीक है? पहले पहले तो आपकी कंट्री कौन-सी है? अगर आप इंडिया से ट्राई कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप एक न्यूज़ीलैंड वाला पाथवे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने किया है। एंड दूसरा है, आप डायरेक्ट भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अगर आप ड डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ असेसमेंट। सबको ऐसा लगता है कि ओईटी या फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट सबसे पहला स्टेप है, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एक सेल्फ चेक कराना पड़ता है, उसकी कुछ 23,000 कुछ फ़ीस होती है, वो आप जब उस हम लिंक नीचे भेज देते हैं, उसको आप क्लिक करोगे तो उसपे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, बट सबसे पहले आपको सेल्फ चेक करना पड़ता है। उसमें आपको क्या दिखाना होता है कि आप कौन-सी कंट्री में हो या आपका क्या, आपने क्या-क्या एजुकेशन लिया है, उसके हिसाब से आपको कैटेगरी में डालती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया कैटेगरी में आता है बी कैटेगरी में, और आई थिंक यूके अब जो नए चेंजेज़ आए हैं, उसके हिसाब से ए कैटेगरी में आने लगा। कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आ सकते हो। लेकिन बी कैटेगरी वालों को एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए क्या है, सबसे पहला होता है एक ऑथराइज़ेशन टेस्ट, कुछ होता है टेस्टिंग, उसके लिए उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल करते हैं, ठीक है? मतलब आप एनक्लेक्स दे सकते हैं। उसकी पूरी फ़ीस अराउंड 60,000 कुछ हो जाता है। आई थिंक 60 नहीं, एक मिनट, या ये जो आप एग्जाम की बात कर रहे हो, पहले तो सेल्फ चेक किया, उसके हाँ। बाद ये एग्जाम देनी है, ये एग्जाम क्या होता है? एग्ज़ाम होता है एनक्लेक्स, ठीक है? ओके। एनक्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक बुक होती है हमारी, जो हम एम्स के लिए भी तैयारी करते हैं एनक्लेक्स की, उसी के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली ऑलमोस्ट नर्सिंग रिलेटेड, ठीक है? वो सब क्वेश्चंस वगैरह आपको पूरा क्लियर करना पड़ता है वो एग्ज़ाम। उसके बाद फिर आपको ओस्की के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। ओस्की आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके ही देना होता है। तो पहले ये जो एंक्लेक्स है वो दिया, उसके बाद दूसरी एग्जाम देनी है, ये ओस की है। और ये ओस की के बारे में आपको थोड़ा सा बहुत बताना पड़ेगा। उसकी आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आके देना होता है, आप इंडिया से नहीं दे सकते। एनक्लेक्स आप इंडिया से दे सकते हैं। इसके लिए फिर आपको ओके। अलग से कोचिंग भी लेनी पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी-अभी मैंने एक, मेरी फ्रेंड है वो कर रही है ये सारा प्रोसेस, तो उससे मैंने हम्म। पता करा कि एक एनएआई है, हम्म। नर्सेस असिस्ट इंटरनेशनल, ऐसे कोई कोचिंग सेंटर का नेम है, जो यहाँ पे मेलबर्न में है। वो आपको कुछ टाइम की तो इंडिया के अंदर ही कोचिंग दे देंगे ऑनलाइन, लेकिन आपको कुछ टाइम 21 डेज़ पहले उनके पास आना पड़ेगा यहाँ पे। उसमें वो आपको लिविंग का भी सब कुछ देंगे, और मतलब सारी अरेंजमेंट आपकी करेंगे, एंड वो आपको कोचिंग भी देंगे, लाइक फेस टू फेस कोचिंग होती है, वो सब भी कराएँगे। उसके बाद फिर आप ओस्की के लिए रेडी हो सकते हो, एंड देन आप ओस्की अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अंदर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर आपको अपनी एक मिनट, स्किल्स दिखानी होती है। या
ये जो एनएएस का नाम बताया वो कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करने के बाद ही उस कोचिंग को जॉइन करना। दूसरी हाँ, बात, ओस्की के लिए, ओस्की जो है एग्ज़ाम, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में आके देनी पड़ेगी, तो उसके लिए वीज़ा भी लगेगा ना? तो हाँ, वीज़ा का स्टडी क्या जुगाड़ वीज़ा। करना पड़ेगा? कौन-सा वीज़ा लगेगा? वीज़ा लगेगा विज़िटर्स वीज़ा, जो कि है 1 साल के लिए वैलिड होगा, जिसमें आप एक बार में 3 महीने के लिए रह सकते हो, उसके बाद आपको कंट्री आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये वीज़ा ईज़िली मिल जाता है या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? अगर आपका एनक्लेक्स क्लियर हो गया है, तो आपको खुद से ही मतलब आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको बहुत ईज़िली ये वीज़ा मिल जाता है। आप अपना ओके, या ओके, कूल, या नाउ यू कैरी ऑन। ओस्की के बाद क्या करना है? ओस्की कंप्लीट होने के बाद आपका विदिन 4 वीक्स अगर आप ओस्की क्लियर कर देते हैं, तो विदिन 4 वीक आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है एंड रजिस्ट्रेशन हुँ, हुँ। आते ही फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन आ गया तो आपका सब कुछ सारा प्रोसेस हो गया, बट इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक तरीके से यहाँ पे ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी का एक लाइसेंस होता है कि आपको लाइसेंस मिल गया बट आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है? ऐसे होता है। उसके ओके। लिए आपको एक और वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं वर्किंग वीज़ा। तो वर्किंग हुँ, वीज़ा हुँ। जब विज़िटर्स वीज़ा से कन्वर्ट होके वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट कराना पड़ता है एंड उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, कि कोई यहाँ का एम्प्लॉयर आपकी पूरी ज़िम्मेदारी लेके या यू कैन जस्ट वर्क हियर उनके पास काम करोगे एंड उस हिसाब से आपको वर्किंग वीज़ा मिलेगा। लेकिन और भी तरीके हैं, लाइक आप डायरेक्ट अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर है, तो आप डायरेक्ट अगर आपका रजिस्ट्रेशन तो आप डायरेक्ट पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक पाथवे है। आप ये कहना चाहते हो कि सबसे पहले आप ये ओस्की क्लियर करो, उसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। हाँ, रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको जॉब मिल जाती है और ऐसे एम्प्लॉयर से जो आपको वीज़ा के लिए भी सपोर्ट करने के लिए रेडी है, उसके बाद ही आप जॉब कर सकते हो। एम आई राइट? यप। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चलो, बंदे की खुद की एबिलिटी होती है, लक होता है, वो कुछ भी करके रजिस्ट्रेशन ले लेगा, है ना? उसके बाद जॉब सर्च करने का जब टाइम आता है, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप हमें ये बताइए कि आपने कैसे जॉब सर्च किया था, एंड आपको क्या लगता है कि कौन-सा बेटर वे है जॉब सर्च करने के लिए? जब मैं न्यूज़ीलैंड में थी, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है वो चीज़। न्यूज़ीलैंड में एंटायरली डिफरेंट है चीज़, ठीक है? करना यही है, जॉब के लिए ऐसे ही सर्च करना है, बिल्कुल प्रोसेस सेम ही है। बट न्यूज़ीलैंड के अंदर वो लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे जब मैं थी, जिस टाइम पे मैं थी, मैं पिछले साल वहीं थी। तो मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए कोई एम्प्लॉयर मिल ही नहीं रहा था। सीक वगैरह पे भी बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट होती है कि यहाँ जॉब है, वहाँ जॉब है, बट वहाँ अप्लाई करते तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। मतलब मुझे क्या, मेरी और भी फ्रेंड्स थी, उनको भी इतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। तो ओके। फिर मुझे मिला लिंक्डइन होता है एक, उसके अंदर मैंने अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बनाई और उस पे मैंने अपना सब कुछ शेयर किया एंड वहाँ से मैं लोगों से कनेक्ट हुई। मैं आई थिंक राइट नाउ आई एम कनेक्टेड टू 500 पीपल। तो उस पे वाह! आप उस पे अगर हम मैसेज करते हैं लोगों को, उस पे एक कस्टमाइज़ मैसेज मैं जो करती थी वो बता रही हूँ। मैं एक कस्टमाइज़ मैसेज करती थी, सबको एक जैसा मैसेज ही होता था वो एक तरीके से। बट उसमें एक अपनी शॉर्ट में अपनी सारी डिटेल बताती थी कि आई एम आफ्टर रजिस्टर्ड और ये वो। मतलब एक अगर वो मैसेज चाहिए वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप इस वीडियो के साथ लगा सकते हो। तो वो डिस्क्रिप्शन मैस में डाल देंगे, अगर किसी को हाँ। चाहिए तो दे कैन यूज़ इट। यप। तो वो मैसेज ओके। सबको शेयर करती थी, लाइक दिन में आई थिंक 100 लोगों को शेयर कर दिया तो कम से कम 50 लोगों के रिप्लाई आ जाते थे। बेशक वो 50 लोगों में से मुझे कोई जॉब एक भी ना दे, बट वो कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते जिससे मुझे और भी कहीं काम आ जाता था। एंड लकीली मैंने ना ऑस्ट्रेलिया में पहले एम्प्लॉयर को ऐसे मैंने सर्च किया, कंपनी सर्च करते हैं, उसके बाद उसके पीपल में जाते हैं। आप लिंक्डइन जब चलाओगे ना तो आपको उस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले अपनी एक कोई कंपनी सर्च करो कि जिसमें आप जॉब अप्लाई कर रहे हो एंड फिर उसके पीपल में जाओ। पीपल में जाके आपको वहाँ के मैनेजर का भी नाम मिल जाता है और वहाँ के एम्प्लॉयर्स के बारे में भी पता चल जाता है, तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो लकीली मैंने ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट जिनसे भी अप्लाई किया था, मुझे उनसे ही रिस्पॉन्स आ गया एंड उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल कर दिया एंड वहाँ से मुझे जॉब मिल गई। जब तक मेरे पास आफरा का रजिस्ट्रेशन आया भी नहीं था, तब तक बस मेरे पास न्यूज़ीलैंड का रजिस्ट्रेशन था, तो उसी से मेरा ये सब हो गया। एंड जो लोग इंडिया में हैं वो अभी से इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। लोगों से कनेक्ट करना तो कोई मतलब उसके लिए तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट? या
दैट्स ट्रू। तो आपको जॉब इसीलिए मिली थी क्योंकि आपके पास न्यूज़ीलैंड का रजिस्ट्रेशन था और आपकी जो कंपनी थी उसको ऐसा लगा कि इसके पास अगर न्यूज़ीलैंड का रजिस्ट्रेशन है तो मनीषा के लिए ये बहुत ईज़ी हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का भी रजिस्ट्रेशन ले ले एंड उसके बेस पर आपको जॉब मिली थी। क्या ये अ, एम आई राइट? या यू आर राइट, क्योंकि जो न्यूजीलैंड होता है ना, उसका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एक कनेक्शन होता है, ट्रांस क्या बोलते हैं उसको, ट्रांस समथिंग। हाँ, मतलब ट्रीटी वगैरह क्योंकि हाँ, न्यूज़ीलैंड एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी या बहुत अच्छी बनती है, तो ट्रीटी बहुत अच्छी होती है सब जगहों पे। सो या तो वो कनेक्शन की वजह से यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बस आपको एक फ़ीस पे करनी है, मैंने 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ीस पे की थी। इंडिया के उसमें देखे तो 25,000 कुछ पे किया था, एंड आई डायरेक्टली कन्वर्टेड माई रजिस्ट्रेशन फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया। कोई एग्ज़ाम, ओह कोई नाइस। इंग्लिश टेस्ट, कुछ नहीं की ज़रूरत थी। तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है? जैसे आइल्स, पीटी, ओईटी ये सब एग्ज़ाम्स होती है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है? वो अगर आप न्यूज़ीलैंड से कन्वर्ट करा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब वीज़ा लगेगा, जब मेरा वर्किंग वीज़ा लगा, मेरा 482 वीज़ा लगा, उस टाइम पे उन्होंने हुँ। मेरी उसकी ज़रूरत पड़ी थी, ओईटी के रिज़ल्ट की। बाकी उससे पहले कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट करते हैं, तब भी आपको पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी ओईटी की ज़रूरत या इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जब आपका ओस्की क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको अपना इंग्लिश टेस्ट देना होता है। और इंग्लिश टेस्ट ओईटी को छोड़ के आप और भी दे सकते हैं, पीटी दे सकते हो, सबसे ईज़ीएस्ट है। अगर उसको कोई छोटा बच्चा भी, उसको भी अगर 1 डेढ़ महीना उसकी तैयारी करा दो ना, तो वो भी क्लियर कर सकता है उस चीज़ को, इतना ईज़ी होता है। अच्छा। हाँ, पीटी तो में कितने पॉइंट्स चाहिए? पीटी में आपको चाहिए है 65 पॉइंट चाहिए होते हैं। आई थिंक ओवर अब उन्होंने एक चीज़ कम कर दी है, अगर राइटिंग में आपके 59 पॉइंट्स है तो भी आपका चल जाएगा। तो अभी-अभी ओके। रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, ओईटी में अगर आपके राइटिंग में सी प्लस है तो भी चल जाएगा, अगर आइल्स के अंदर आपके 6.5 है राइटिंग के अंदर तो भी चल जाएँगे। बाकी हुँ, और सब में 7 प्लस, बी प्लस स्कोर होना चाहिए और 65 प्लस मार्क्स होने चाहिए पीटीई में। या हुँ, ओके। क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने कभी दी पीटी भी नहीं दी है और ये ओईटी भी नहीं दी है। मैंने बस आइल्स किया था 4-5-6 बार हाँ। बाकी मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दी है। ओके, खूब। तो एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि ये जो आपने वीज़ा का नाम बताया, वो क्या था? वीज़ा का नाम 482? यस, वो 482 था, अभी 2024 में ही चेंज हुआ है। 7th ऑफ ओके, दिसंबर से फुल नाम उन्होंने क्या उस है इस वीज़ा का? इसका है टेम्पररी स्किल्ड वीज़ा होता है ये। एंड अभी इन्होंने चेंज कर दिया है इसका नाम, अब ये हो गया है, इसको कहते हैं स्किल इन डिमांड वीज़ा, ठीक है? पर बात वही है, बस पहले क्या था, 482 में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी था। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब जो स्किल इन डिमांड वीज़ा है, इसके अंदर आपको सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर, आपका एम्प्लॉयर है वो आपको एलिजिबिलिटी दे देगा कि वो आपको अप्लाई करा देगा इस वीज़ा के लिए। या ओके, तो आपके पास इंडिया में बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके आप ऑस्ट्रेलिया एज़ अ नर्स जा सकते हो, राइट? या या दैट्स राइट। ओके, ओके, ओके। और ये वर्क वीज़ा कितने साल का मिलता है? वर्क वीज़ा आपको आपके एम्प्लॉयर पे बेस्ड है, 2 साल का भी देते हैं कुछ एम्प्लॉयर, कुछ 3 साल का भी देते हैं। मुझे 3 साल का मिला है, तो वो तो ये आपके एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर पे डिसाइड करता बेस्ड है है। कि आपको हाँ, ओके, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होगा या कि कितना वीज़ा मिलेगा, वॉव! दैट्स न्यू आई हर्ड। ओके एंड फिर अगर पीआर का प्रोसेस क्या रहेगा वर्क वीज़ा के बाद 2-3 साल में पीआर हो जाएगा या फिर वेट करनी पड़ेगी? इसके बाद जब जब आप वर्क वीज़ा पे आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप अपना जिस एम्प्लॉयर के साथ हैं, उसके साथ काम करके उनसे ही रिक्वेस्ट कर लो कि भई हमें नॉमिनेट कर दें, और वो कर भी देते हैं क्योंकि उन्हें भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है, एंड उन्होंने इतना टाइम आपको दिया है तो और भी टाइम मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ 3 साल के लिए स्टिक होना पड़ता था, लेकिन अभी-अभी 2025 में एक अच्छी न्यूज़ आई है कि आपको सिर्फ 2 ही साल का इन टोटल आपका 2 साल का ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस होना चाहिए 482 पे, एंड वो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ हो सकता है। अभी जैसे मैं इनके साथ हूँ, अगर मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकती हूँ, और एम्प्लॉयर चेंज करने के बाद अगर मैं इन टोटल अपना एक्सपीरियंस देखूँ तो वो 2 साल होना चाहिए, एंड फिर मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मुझे नॉमिनेट कर दो पीआर के लिए।
देन दे कैन नॉमिनेट मी, ओके। और ये सबसे ईज़ीएस्ट तरीका होता है कि एम्प्लॉयर से ही नॉमिनेट करा लो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं चाहिए, और जो दूसरा तरीका है उसमें आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे अपना पीआर के लिए, वो जो सब लोग करते हैं उस तरीके से ही होगा उसका। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस तरीके से करते हैं वो सारी उस तरीके हाँ, से हाँ, चला हाँ। जाती है वो चीज़, हाँ। उनके नाम हाँ, अलग-अलग होते क्योंकि हैं। या पहले न्यूज़ीलैंड में भी ऐसा ही था, अभी भी है। उसको स्किल माइग्रेंट कैटेगरी कहते हैं, उसमें 160 पॉइंट्स आपको करने पड़ते हैं। आपकी एज और आपका क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस हुँ, वगैरह सब कुछ मिला के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अभी भी ऐसा ही है, अभी कुछ स्किल माइग्रेंट कैटेगरी में 6 पॉइंट्स आपको क्लेम करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ईओआई ईओआई का फुल फॉर्म एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओके। रेजिडेंसी बोलते हैं, वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट होता है तब जाके आपको रेजिडेंसी मिलती है इन न्यूजीलैंड। अभी यहाँ पर ये प्रोसेस है। बट तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप, क्योंकि आपका जो बॉस है वो आपको नॉमिनेट करेगा पीआर के लिए, तो उसका हुँ। मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपको आपके बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे ना, तभी तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा पीआर के लिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि और रिलेशन तो यार, हम दूसरी कंट्री में आए तो हमें थोड़ा तो अपना करना ही पड़ेगा ना। अगर हम किसी से भी लड़ाई करते घूमेंगे तो ऐसे नहीं, इंडिया वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि अभी नौकरी चेंज कर लो, ये कर लो। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। आराम से अपना, जब तक पीआर नहीं होता तब तक तो आराम से अच्छे से काम करो, उसके बाद भी अच्छे से ही करना है। लेकिन पीआर के बाद ये है कि हम्म। आप एक इंडिपेंडेंस आ जाती है कि आप एजेंसी के साथ काम करो, या उनका रेट ज़्यादा होता है एजेंसीज़ का, तो उनके साथ भी काम कर सकते हैं। बाकी अगर इन हम्म। टोटल बताएँ ना, कुछ ही साल, 1-2 साल इंसान को बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ भाई पैसे कमा लो, लेकिन उसके बाद एक सैचुरेशन आ जाती है। फिर जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है ना, वो भी पूरे हो जाए तो मतलब मैंने ऐसा बहुत है। देखा है लोगों का, हाँ। तो ये एग्जैक्टली चीज़ है। ऐसा होता है जब, लाइक मैं तो न्यूजीलैंड में 7-7 ईयर्स से रहता हूँ। तो जब मेरा पहला ईयर था, आई वाज ऑन अ स्टूडेंट वीजा, एंड देन दैट टाइम व्हेन वी गेट द स्टडी ब्रेक्स वी कैन वर्क फुल टाइम, राइट? सो एट दैट टाइम, लाइक फॉर दैट 15 days ऑफ स्टडी ब्रेक्स, हम लोग दबा के काम करते थे, क्योंकि इतनी भूख लगी होती ना पैसे कमाने की। एक दिन का आप $200-300 कमा लेते थे, तब के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो 200 लाइक 10 से 15 हज़ार रुपये हो पर डे का हम लोग हुँ। कमाते थे। तो ऑब्वियसली यू विल वर्क हार्ड हार्ड एंड हार्ड। बट अभी ऐसा है कि चलो यार, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ऐसा रहता है। बट एनीवे, सो आप न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्री में रह के गए हो, एंड आपने थोड़ा बहुत टाइम दोनों में स्पेंड किया है। तो व्हाट डू यू रिकन, न्यूजीलैंड आपको अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलिया? देखो, पहली चीज़ तो न्यूज़ीलैंड ने मुझे रजिस्ट्रेशन दी है एंड ऑस्ट्रेलिया ने मुझे काम दिया है। तो हम्म। मतलब मैं दोनों को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकती अच्छा कौन-सा लगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं बता सकती हूँ। फॉर या। एग्ज़ाम्पल, न्यूज़ीलैंड में थोड़ी छोटी जगह है तो अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी कम है, ठीक है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक यस। काफ़ी ब्रॉड जगह है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। मतलब आप एक तीर मारोगे तो कहीं न कहीं वो लग जाएगी, ऐसे वाला सीन है। और दैट्स ट्रू। न्यूज़ीलैंड में थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, लाइक आप जैसे जॉब नहीं मिली न्यूज़ीलैंड में, मैंने इतना ट्राई किया और यहाँ पे सिर्फ़ एक ही को बात करी और वहीं पे काम बन गया, तो हम्म। चीज़ें कंपेयर तो हो ही जाता है, ठीक है? एंड आपको एक बात पता है, हुँ, एवरी ईयर न्यूजीलैंड में जो माइग्रेशन लॉस होता है, जो लोग यहाँ से न्यूजीलैंड को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं हमारे। इंडिया से न्यूजीलैंड में आए, यहाँ पर 5-6-10 साल रहे, यहाँ का न्यूजीलैंड का पासपोर्ट आ गया, और बिकॉज आपके पास न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप है या फिर पासपोर्ट है, यू कैन ईजिली मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो सब लोग ऐसा ही करते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। हुँ, एंड वही एक रीज़न है कि लाइक ऑस्ट्रेलिया इतना अट्रैक्टिव है, जैसे आपने बताया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट more and more whatever you desire. या Anyway, sorry to disturb you. तो Keep continue. अगर हम इस चीज़ को देखें ना, एक और चीज़ है इस चीज़ के अंदर, आपने जो बताया है कि अगर आपके पास न्यूज़ीलैंड में पीआर है, तो आपको यहाँ पीआर नहीं मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में पीआर है, तो आप न्यूज़ीलैंड में भी पीआर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? और एक और अच्छा, वो तो मुझे हाँ। पता ही नहीं था। हाँ, और जो इंसान जैसे मेरे मेरे एक रिलेटिव हैं जो अभी-अभी ब्रिस्बेन में शिफ्ट हुए हैं, उनको हम्म। 11 इयर्स हो गए थे वहाँ न्यूज़ीलैंड के अंदर, एंड दे वर सिटिज़न देयर, और अभी उन्होंने यहाँ पे वो पीआर पे आए हैं, उनको सिटिज़नशिप अभी भी नहीं मिली है यहाँ की, उनको वो एक पीआर बेसिस पे आए हैं, परमानेंट रेज़िडेंसी पे।
तो उस या अभी सिटीजनशिप के लिए भी उनको टाइम लगेगा। तो लेकिन जो यहाँ का सिटीजन है वो डायरेक्टली वहाँ के लिए सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा होता है। ओके, नाइस। एंड वर्किंग राइट्स का भी ऐसे है कि अगर आपके पास यहाँ पे पीआर है या वर्किंग राइट्स है, लाइक परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आपको आप न्यूजीलैंड में भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हुँ। न्यूजीलैंड में परमानेंट रेजिडेंसी है तो आप यहाँ डायरेक्टली ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि स्पॉन्सर चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। हाँ, ओके, ओके, ओके। ओह! दैट्स न्यू, एंड आई डिडन्ट न्यू दैट। या बाकी अगर हम लोग सैलरी और वेजेस की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको वेजेस अच्छी मिलेगी या फिर न्यूज़ीलैंड में? जैसे ओके हमने डिस्कस किया था ये चीज़ कि जो हमारा हॉलीडे जिस दिन जो पब्लिक हॉलीडे होता है उसकी पेमेंट, और जो संडे सैटरडे होता है, वीकेंड होती है, उसकी अलग से पेमेंट, वो सब भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको जो संडे का पे है वो आपका 1.75 हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। एंड जो आपका सैटरडे का पे है वो 1.25 होता है, और जो हॉलीडेज़ का पे है वो आपका 2.25 हो जाता है। अलग-अलग स्टेट्स पे डिपेंड करता है वो। हुँ, या तो तो उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर हाँ, ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं जॉब बेटर है, वालों के लिए। जॉब के जॉब लिए वालों के हाँ। लिए बेटर है, बिज़नेस हुँ, वालों के लिए तो चल ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो एज़ अ नर्स अगर कोई फ्रेशर्स है और उसको ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए हैं या फिर जॉब भी मिल गई है, तो उसका पे वगैरह कितना रहेगा पर आवर का? पर आवर का जैसे अभी आई थिंक देखो 40 40 से तो अबव ही रहेगा। 40 से तो लाइक 43 वॉव! या 40, या जो बिल्कुल फ्रेशर जो यहीं से पास आउट हुए हैं वो, क्योंकि इंडिया से तो फ्रेशर यहाँ आ ही नहीं सकते, राइट? उनको तो कुछ ना कुछ हाँ, ए एक एक्सपीरियंस स चाहिए है। हाँ, नहीं हाँ, मतलब इंडिया से जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, दे हैव हैविंग 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड देन आफ्टर दैट व्हेनेवर दे मूव हियर, फ्रेशर्स मीन ऑस्ट्रेलिया में फ्रेशर्स है। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेशर्स है तो उनका तो 40 से प्लस होगा, बट जो इंडिया से कुछ वाओ! एक्सपीरियंस लेके आएँगे उनका 45 पर आवर से ज़्यादा ही होगा। वाओ! डिपेंड करता है, फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मेरे यहाँ पे एक पास में ही एक फैसिलिटी है, उसमें से थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, बट वो लोग 60 भी पे कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वॉव! या बट वो इंटरव्यू और ये हुँ। सब काफ़ी उनका स्ट्रिक्ट है थोड़ा-सा, बट अगर कोई क्लियर करता है तो वो ज़्यादा भी दे रहे हैं। तो डिफ़र करता है एजेंसी टू एजेंसी, ऐसा है। 1 मिनट, तो अगर आपको पे ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि डिफ़िकल्टीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है इन द सेंस कि उस फैसिलिटी की डिमांड्स होंगी कुछ पर्टिकुलर, उसको मतलब आपसे ऐसा होगा ना कि क्योंकि ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कुछ तो उस चीज़ के पीछे चीज़ होगी ना। बट अगर बेसिक अगर उस चीज़ को देखा जाए तो आपका 45 प्लस तो होता ही है। ठीक है? ओके। या अच्छा, किसी को अगर कंपनी सर्च करनी है, तो उसको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, रेस्ट होम या फिर केयर होम्स जो होते हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर अप्लाई करने से उसका तीर निशाने पे लगेगा, उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी? जो इंडिया से आते हैं उनके लिए तो एज केयर और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बेस्ट चीज़ है अगर शुरू-शुरू में, क्योंकि हॉस्पिटल्स में शुरू में नहीं मिलता है इतना जल्दी। यहाँ पे भी जिनके पास एज केयर का एक्सपीरियंस होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता आप है हॉस्पिटल। आप एज केयर क्या होता है उसके मुझे तो पता है बट ऑडियंस को मे बी नहीं पता होगा। तो एज केयर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? एज केयर होता है जो एल्डरली होते हैं, लाइक जो 65 प्लस जो लोग होते हैं जिनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी-सी मतलब नहीं सही होती है, वो लोग उस एरिया में होते हैं, तो उनको मैनेज करना होता है। मैनेज इन द ये वो मतलब होते हैं। बेसिकली वी नीड टू लुक आफ्टर देयर हेल्थ बिकॉज़ दे कैन नॉट लुक हाँ, आफ्टर देमसेल्फ, राइट? ओके, सो या उसको एज केयर बोलते हैं, उसको रेस्ट लेकिन होम ऐसा भी नहीं कई है। लोग बोलते हाँ। हैं, कई लोग रिटायरमेंट विलेज भी बोलते हैं। या सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि हमें ही सब कुछ करना है, हमारे हमारे अंडर पीसीए भी होते हैं, हम उनके साथ मिलके एक कोलैबोरेट पीसीए क्या करके। होता है? पीसीए होता है जो मतलब नर्सेस के असिस्टेंट होते हैं, लाइक वो हमारी हम जो बताएँगे उनको वो सारी ड्यूटीज़ उनको करनी होती है। फुल फॉर्म क्या होता है पीसीए का? पर्सनल केयर असिस्टेंट। या ओके, लाइक बेसिकली नर्सिस को जो मेडिकल साइड है वो देखना है, क्लिनिकल एंड मेडिकल साइड देखना है या और जो डेली रूटीन्स वगैरह है, हुँ, वो सब पीसीए देखते हैं, राइट? हाँ, ये दैट्स राइट। या या पीसीए का एक्चुअली काम ये होता है फ्रेंड्स कि उसको
सुबह उठ के नहला दिया, उसको खाना खाना है तो खाना दे दिया। फिर अगर वो बोलता है कि आज मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोना है, तो उसको सुला दिया। नाइट में फिर अब उसके कपड़े चेंज करके फिर बेड में डाल दिया। ये सब काम पीसीए का होता है। और मेडिकेशन देना, ड्रेसिंग वगैरह करना, और जो भी दूसरी क्लिनिकल साइट्स होती है वो सब डॉक्टर्स वगैरह, आई मीन नॉट डॉक्टर्स, नर्सिस देखते हैं। कैथेटर वगैरह चेंज वगैरह करना, राइट? अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे बताना। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, cool। तो एज अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया आपने इंडिया में वैसे काम किया है? हाँ, मैंने बताया तो था कि एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। 2 सॉरी साल सॉरी, का। माय बैड। इट्स या ओके, तो इट्स आपने ओके। इंडिया में भी एज अ नर्स जॉब की है, और आप अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको? डिफरेंस ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे लाइक यहाँ का थोड़ा नर्सेस बनने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो हम्म। इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा समझदार नर्सेज आती हैं, तो इनकी हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है कि हमें हम्म। मैनेज करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, और हमें मतलब सारी चीज़ों में हम बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी हम्म। एक्सपेक्टेशन है। इंडिया में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो हमें 1 महीने की एक ट्रेनिंग टाइप का भी देते हैं, चाहे किसी को कितना भी आता है, किसी को 50 साल का भी एक्सपीरियंस है, उसको भी वो 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर भी आ रहे हो ना, तो आपको 4 से 5 हम्म। बड़ी शिफ्ट देते हैं इनके अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे मैं बड़ी शिफ्ट पहली क्या होता है? तो बड़ी शिफ्ट होता है कि आपको किसी के साथ, जो वहाँ पे काम करता है, उसके साथ आपको कुछ टाइम के लिए रख देंगे कि वो आपको सारी ट्रेनिंग। चीज़ें जल्दी-जल्दी ट्रेनिंग मतलब थोड़ा-थोड़ा सिखा देगा, ठीक है? ऐसे करके। ओके। एंड मैं यहाँ पे मैं मेरी कंपनी जो है उसमें पहली स्पॉन्सर्ड हूँ। बाकी पहले जो भी लोग थे वो सब यहीं से एजुकेट करके या यहीं से पहले पीसीए बने हैं, फिर ईएन बने हैं, एनरोल्ड नर्स होता है वो 2 साल का प्रोग्राम होता है। इंडिया से उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहीं पे वो होता है, मतलब आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए भी। एनरोल नर्स करने के बाद फिर आप रजिस्टर्ड नर्स बन रहे हैं। कुछ लोग सीधा रजिस्टर्ड नर्स बन रहे हैं और साथ में पीसीए का काम कर रहे हैं। तो वो सब में उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसके बाद वो एक काफ़ी हम्म। स्मार्ट नर्स निकल के आती है। एंड उसके बाद जब वो यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इसको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती है, बस 3-4 दिन की ज़रूरत है इसको ट्रेनिंग की, एंड देन शी इज़ रेडी टू वर्क और ही इज़ रेडी टू वर्क। लेकिन इंडिया से ऐसा नहीं है। जब हम इंडिया से यहाँ आते हैं, तो इन्होंने मुझे 20 बड़ी शिफ्ट दी मेरी कंपनी ने, एंड उसमें भी सब लोग ऐसे हो गए कि भाई इसको बहुत ज़्यादा बड़ी शिफ्ट मिल गई। एंड मुझे ऐसा था कि नाइस। ये तो बिल्कुल मिनिमम चीज़ है, ये तो मिलती ही है। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है कि इनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। इंग्लिश आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हम्म। थोड़ा-सा ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ तो मुझे थोड़ा तोतलापन लगता है इनकी आवाज़ में। तो वो चीज़ समझने के लिए, वो चीज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइक कंसंट्रेट करना पड़ता है। एंड दैट्स तो ट्रू। इंग्लिश बेशक आप ओईटी और ये सब में आपके इतना अच्छा स्कोर कर लिया आपने, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ इंग्लिश है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो उसके लिए तो आपको इंग्लिश अपनी पहले से ही अच्छी करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया ना, तो मेरा आइल्स में जो लिसनिंग का जो पार्ट होता है उसमें 7.5 बैंड है। तो वाओ! इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। बट जब यहाँ पर मैं पहली बार लैंड हुआ 2018 में, इट वाज 4th ऑफ जुलाई 2018, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो वो जो कॉलेज की तरफ से जो शटल भेजते हैं, वो ड्राइवर वहाँ पे ऐसे बोर्ड लेके खड़ा था, मेरा नाम लिखा था वहाँ पर, मुझे पिकअप करने के लिए आया था। तो मैंने उसको बोला कि दिस इज विक हेयर। तो उसने मुझे कुछ बोला, बट कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि यार मैं इंग्लिश इतना सीख के आया हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इंडिया में जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि पीटी में 49 लेके या फिर 59 लेके वो यहाँ पे आ जाएंगे, उसको इंग्लिश आ जाएगी। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जो इंग्लिश सीखने की जो प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा करना, अदरवाइज यहाँ पे आके बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो यार कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, राइट? हाँ, कम से कम लाइक 2-3 महीने तो आपको थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा-थोड़ा है ना, ऐसा था कि मैं अपनी वेब सीरीज़ और ये सब इंग्लिश में देखती रहती थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है? तो उसको कंटिन्यू रखना, जो भी ये चीज़ कर रहे हैं। एंड फिर कोई नहीं, 2-3 महीनों में अडैप्ट हो ही जाते हैं, जो भी चीज़ मिलती है। और एक
एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो ये भी है कि एनिमल्स का लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, और आपने भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस बताया था आपका। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि न्यूज़ीलैंड एक ऐसा कंट्री है, वो यहाँ पर आपको कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको कैंगरू रोड पे दिखे मिलेंगे मरे हुए। अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि सिडनी का कोई घर था, हाउस के पीछे 102 स्नैक्स, जिंदा स्नैक्स मिले थे। तो अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप बताओ आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? ठीक है, ये बात तो सही है कि न्यूज़ीलैंड में तो एक मतलब मच्छर भी नहीं दिखने को मिलता, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक तो ये बहुत बड़ी जगह है, अगर हम इंडिया को भी देखें तो कहीं न कहीं जो जंगली इलाके हैं, वहाँ पे तो एनिमल्स होते ही हैं, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ है जो अर्बन एरियाज़ हैं, कुछ रूरल एरियाज़ हैं, जो रीजनल एरियाज़ हैं। उनके अंदर आपको एनिमल्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं, जो थोड़े खतरनाक होते हैं, बट वहाँ के लोगों को उनका तरीका होता है उस चीज़ को हैंडल करने का, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा पहला दिन था, जब जब मैं यहाँ आ रही थी, एयरपोर्ट से यहाँ आ रही थी, तो मुझे रास्ते में 2 अ, उसकी उसको प्रोनंशिएट कंगारू को अलग-अलग प्रोनंशिएट करते हैं, मैं कंगारू बोलूँगी। तो 2 कंगारू मरे हुए दिखे थे मुझे रास्ते में, एंड वो थोड़ा स्केरी था मेरे लिए। लेकिन फिर मेरे को लोगों ने बताया कि ये काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे, कि ये इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड ये आते हैं ना, मतलब इनका क्या होता है कि उनकी वो नोटोरियस हो चुके हैं कुछ, तो फिर कोई गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है ना, तो उस पे जंप करते हैं, वो उनकी आदत हो गई है, एंड अगर आप उसको अगर आप बचाने चलोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो इससे बेटर है उनको हिट कर दो। हुँ, यहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कहती उस चीज़ के लिए, एंड दे वो करते हैं, हिट करते हैं उनको। क्योंकि वो अगर तुम उनको हिट नहीं करोगे तो वो तो वो तुम्हें कर नुकसान देगा, कर देंगे, हाँ। तुम चले जाओगे, दोनों में से एक ही बच सकता है। तो मैंने उस दिन 2 कंगारू मरे हुए देखे थे, एंड उसके बाद बट मुझे पता चला कि यहाँ काफ़ी कॉमन है ये। बट उसके बाद कभी नहीं देखे, वो मेरा पहला ही दिन था। तो वही है ना कि अगर हम कोई वीडियो देख लेते हैं तो उससे डर जाते हैं। मैंने पहले दिन ये चीज़ देखी, उसके बाद कुछ नहीं देखा। तो हुँ, वो एक तरीके से हमें डराने की भी हो सकता कोशिश है। होती है कि भई हाँ, हम वो डर भी हो सकता जाएँ। है। अच्छा, एंड मैं जब या सॉरी। या तो मैं एक और जैसे मैं मेरा जो फर्स्ट डे जॉब का था, तो ओरिएंटेशन में मैं किसी के साथ जा रही थी जो मुझे ओरिएंट करा रही थी, तो एक आउटडोर भी एरिया था एंड इंडोर भी। इंडोर में तो कुछ नहीं था, बट आउटडोर एरिया में जो ट्रैक था उस पे एक बहुत बड़ी छिपकली थी, लाइक बहुत बड़ी लिजार्ड थी, जो मुझे नहीं दिखी। मैं वो कलर भी उसका थोड़ा सिमिलर सा होता है, इतना साइज होगा उसका। एंड मैं सामने जा रही, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ ऐसा होता है, और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था ऐसे एनिमल रिलेटेड, तो मैं ऊपर मुँह करके आराम से चलने लग रही। एंड जो मेरे साइड में थी वो एकदम से ऐसे करने लग जाती है नीचे कुछ कि हाय हाउ आर यू, ऐसे कुछ जैसे कुत्ते को नहीं बोलते हैं, तो ऐसे मुझे लगा कि कोई कुत्ता आ गया होगा, तो मैंने ऐसे देखा, और वो इतनी बड़ी छिपकली थी, और मैं तो कुछ देर के लिए ना सुन हो गई कि ये क्या हुआ, क्या ये इसके लिए इतना, ये क्या था मतलब। बट फिर वो चली गई ऐसे हाय हेलो करके, वो चली गई, तो फिर मुझे पता चला कि ये नॉर्मल है यहाँ पे। एंड जो यहाँ के एनिमल्स है वो भी जैसे हम किसी कंट्री में कुत्ते नहीं है, तो उसको कहीं कुत्ते दिख जाए तो वो ऐसे डर जाएगा हुँ, एकदम से। तो वो ऐसे ही है, अडेप्ट हो जाते हैं, तो हाँ, सिचुएशन धीरे-धीरे ऐसी है। धीरे-धीरे यू विल गेट यूज्ड टू। हाँ, अच्छा, या इफ यू वान्ना चूज़ न्यूज़ीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, what is the biggest advantage of working as a RN in Australia rather than न्यूज़ीलैंड? सैलरी, ठीक है, हाँ, सैलरी तो बहुत एंड ज़्यादा मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। या अपॉर्चुनिटीज़ तो सेम ही है आई थिंक, बट मुझे ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं बेटर लगता है। हुँ, आई डोंट नो, एक फीलिंग भी यहाँ ज़्यादा अच्छी आई मुझे। हुँ, हुँ, ओके। न्यूज़ीलैंड भी था, यहाँ का टेम्परेचर भी अलग-अलग स्टेट्स, लाइक काफ़ी स्टेट्स हैं ना, तो उनके हिसाब से मैं भी ब्रिस्बेन में हूँ, तो यहाँ का टेम्परेचर मुझे बहुत सही लगा। न्यूज़ीलैंड के अंदर मैं विंटर्स में थी, तो और वो भी वेलिंगटन में थी, वहाँ तो इतन ऐसे हवा चलती थी कि मेरे बाल ऐसे रहते थे कई-कई टाइम पे। तो वेलिंगटन वो इज़ ऑलवेज़ विंडी वेलिंगटन, उसको ये लोग ऐसा ही बोलते हैं या कि विंडी वेलिंगटन। या हाँ, बट ब्यूटीफुल बहुत है। न्यूज़ीलैंड कभी घूमने का मुझे चांस मिला तो मैं पक्का वहाँ घूमने जाऊँगी। बट रहने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया अच्छा लग रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करें तो क्या अच्छा लगा आपको? कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर कंपेयर करें तो वहाँ से कम है।
ऑस्ट्रेलिया जैसे में। फ्रूट्स का प्राइस, हाँ, हुँ। फ्रूट्स का प्राइस भी कम है कहीं न कहीं, क्योंकि ये ग्रो भी करते हैं ना, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। हुँ, 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 न्यूज़ीलैंड में प्रोडक्शन थोड़ी कम है, तो हुँ। उसके हिसाब से उन्होंने प्राइस हाई कर रखा है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन इनकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी क्योंकि एग्रीकल्चर इनका बहुत आपको पता ही है, कंपैरेटिव किसी भी कंट्री से यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर है, एंड उसकी वजह से यहाँ प्राइस थोड़े से कम है, ज़्यादा तो नहीं कह सकती, बट थोड़ा कम प्राइस है। हुँ, हुँ, हुँ। या अगर आप मतलब डॉलर्स में कंपेयर करना चाहते हैं, लाइक अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो आपका महीने में खर्चा आ जाता है 13 टू 14 13 टू 14 महीने का, हाँ, 13 टू 1400 में मेरा हाँ। काम चल जाता था, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हुँ, हुँ। जिम नहीं जाती थी, तो ऐसे मेरा चल जाता था। और यहाँ पे अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपका 1000 में चल जाएगा, ऐसे है। मेरा तो 3 से ज़्यादा 4,000 हो डिफरेंस है। जाता है। अब तो मेरा भी होने लग गया। जब पैसा आता है तो खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स ट्रू। हाँ, ओके। वो तो अपने खुद के, हाँ। हाँ, डि ऑब्वियसली अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। आप अभी हमें वीज़ा की प्रोसेस बताइए कि ज़ीरो से लेके ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए, तब तक की वीज़ा की प्रोसेस क्या रहेगी? अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली इंडिया से करना है। इंडिया से सबसे पहले तो विजिटर्स वीज़ा मिलेगा जब आप एनक्लेक्स क्लियर कर लोगे, वो हमने ओके। डिस्कस किया था। हाँ, विजिटर्स वीज़ा फिर आपका यहाँ पे कन्वर्ट होगा वर्क वीज़ा के अंदर, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पूरा, ओके। ठीक है? हुँ। आप आफरा से जब प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीज़ा में, 1 और वो मिनट, आप नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। हाँ, सॉरी ये आफ़्रा क्या है? ये तो पहली बार सुना मैंने आफरा आफ़्रा। एक और हाँ, आफरा एक ऑर्गेनाइजेशन है हुँ, जो कि नर्सेस और मिडवाइफरी और जो भी मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं उनको उनके साथ डील करती है। वो ओके। एक तरीके से बस एक ऑर्गेनाइजेशन है, हुँ, ठीक है, जो इस ओके, चीज़ को डील करती है। ओके। एंड रेगुलेटरी बॉडी है जो आपको रजिस्ट्रेशन और ये सब में हेल्प करती है। तो अगर आप हम मैं लिंक भेज दूंगी, आप उसको उसमें लगा सकते हो। हुँ, उस पे आपको मोस्टली सारी डिटेल मिल जाएगी उससे रिलेटेड। ओके। एंड जब आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराते हैं, तो आप खुद से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करा सकते। आपको कोई एम्प्लॉयर चाहिए, जो कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एंड दे आर गोइंग टू गिव यू राइट्स टू वर्क, ओके? हाँ, ये जो हम तो लोगों ने फिर अभी आप डिस्कस किया। वर्क कर या सकते हैं। ओके। हाँ, फिर वो लोग आपको स्पॉन्सरशिप करेंगे तो आपका वीज़ा हो जाएगा, राइट? हाँ। हुँ। किसी के पास अगर न्यूज़ीलैंड का रजिस्ट्रेशन है एज़ अ आरएन, तो उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो सेम ही प्रोसेस रहेगी, स्पॉन्सरशिप वगैरह लेना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा जैसे आपने बोला है $500 पे करने के बाद। बट उसमें टाइम कितना लगता है? कितने दिन के अंदर आपका न्यूज़ीलैंड का जो रजिस्ट्रेशन है, वो ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? ओके, इस चीज़ पे एक और बात बताऊँगी, इसका है 15 डेज़, ठीक है? 15 डेज़ में आपका प्रोसेस ओके। कन्वर्ट हो जाता है। एक नया चेंज आया है हुँ, कि यूके में पहले यूके डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे, जो यूके की नर्सेज़ थी। हुँ, हुँ, तो वो क्या करती थी, वो पहले अपना न्यूज़ीलैंड का रजिस्ट्रेशन कराती थी, एंड देन फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करती थी, ओके, ठीक है? तो अभी ये चेंजेज़ आए कि ऑस्ट्रेलिया में आप डायरेक्ट यूके से कन्वर्ट करा सकते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन, कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं देना। ओके। लेकिन इस चीज़ में लोग ऐसे हो रहे हैं कि भई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारे अब बहुत ईज़ी हो गया, ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ 15 दिन का डिफ़रेंस आया है। हुँ, 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 क्योंकि हुँ, न्यूज़ीलैंड में अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो आपका 15 दिन में ऑस्ट्रेलिया का हो जा रहा था, तो कोई इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं आई है। हुँ, हुँ, वो हुँ, सिर्फ़ यूँ है कि आपके 15 दिन बच रहे हैं, कि आपका हुँ। सीधा ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन हो सकता बाकी है। मेरे तो इसी प्रोसेस तो तरह। सेम ही रहेगी। हाँ, मेन प्रोसेस तो वही है कि वो आपको सीधा ऑस्ट्रेलिया से कराना पड़ेगा, जो ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि आपको कुछ एग्ज़ाम नहीं देना, यूके वालों को तो कोई एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन जो इंडिया वाले हैं उनको पूरे एग्ज़ाम के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। हुँ, हो। देखो आपने है ना ये जो भी प्रोसेस इंडिया से न्यूज़ीलैंड में गए, न्यूज़ीलैंड से ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर जॉब कर रहे हो आज और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हो। मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि क्यों एजेंट के चक्कर में ना पड़े और कैसे वो अपना जो हार्ड अर्नेड मनी है, उसको बचाए रखें? सबसे पहले देखो, जो नर्सेज़ हैं ना, उसकी उनकी मैं अपनी भी ये चीज़ बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही कि सारी नर्सेज़। हम लोग ना खुद से रिसर्च नहीं करते, ठीक है? हम खुद से नहीं, हम मोस्टली लड़कियाँ होती हैं, तो उनको आपने हमने डिस्कस किया ही था कि टेक्नोलॉजी में इतना कुछ अच्छा नहीं होता। हुँ, हुँ। तो वो लोग खुद से रिसर्च नहीं करना चाहती, और वो थोड़ा लगता है कि बहुत
बर्डन सा लगता है कि हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, साथ में ये भी करें, ये सब करें, तो वो एक तरीके से रीज़नेबल है। बट अगर हम बैठ के खुद से रिसर्च करें, एक स्टेप बाय स्टेप नोटबुक में लिखें कि अच्छा ये स्टेप्स हैं, इनको अपना उस हिसाब से उसको सर्च करें। चैट जीपीटी की हेल्प ले लो यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतनी अच्छी मतलब एक चीज़ आई हुई है, उस पे आप कुछ भी लिखोगे, आपको उसको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। खुद से रिसर्च करो, खुद से साइट पे जाओ, खुद से एक-एक लाइन पढ़ो, उस चीज़ का मीनिंग समझो। ये सब जब हम करते हैं ना, तो इससे हम अपने कम से कम 1 से 2 लाख रुपए बचा लेते हैं, ठीक है? दैट्स ट्रू। जो ये एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने अपडेटेड रहते हैं हर एक चीज़ से, ये एक-एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज़ करके उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। बाकी जो चीज़ होनी होती है, लाइक मेरा जब सीजीएफएनएस का प्रोसेस था, तो उस चीज़ के अंदर मैंने खुद से, जो न्यूज़ीलैंड के अंदर आने के लिए एक सीजीएफएनएस का प्रोसेस कराना पड़ता है, ठीक है? उससे वेरिफ़िकेशन, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होती है। तो जब मैं सीजीएफएनएस के लिए मैंने खुद से अपना फ़ॉर्म भर दिया था, देख के यूट्यूब वीडियोज़ और अपनी रिसर्च करके मैंने खुद से फ़ॉर्म भर दिया। बट उसमें ना एक एरर आ गया बीच में, ठीक है? हुँ। मेरी फ़ीस भी सबमिट हो गई थी, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा एक इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो थी वो मैंने अपनी सबमिट कर दी थी, बट फिर भी मुझे एक एरर शो हो रहा था उसके अंदर। एंड उससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि यार ये क्या हो गया? मतलब मैंने इतने पैसे भी दे दिए और ये सब हो गया। बट उस टाइम पे मुझे थोड़ा कामली रहना था, और मुझे मतलब मुझे डायरेक्टली कॉल करना चाहिए था उनको, जो मैंने नहीं किया। एंड फिर मैंने एक एजेंट से बात करी, उनसे मैंने ये प्रोसेस कराने की कोशिश करी, एंड उन्होंने भी यही किया। उन्होंने उनसे कॉल करी, उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि ये सच में ही टेक्निकल एरर है, ये कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद मैंने फिर उनसे ही अपना प्रोसेस कराया, उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब करके। लेकिन अगर मैं उसको खुद से भी करती ना, तो वो चीज़ हो जाती, क्योंकि एट द एंड की उसमें क्या आया कि उसमें मेरा एक डॉक्यूमेंट था, वो मेरा कॉलेज थोड़ा नया है, ठीक हुँ, है? तो उन्होंने ये बोला कि हम आपका कॉलेज वेरीफाइड नहीं है, तो हमें वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो हुँ, उस चीज़ को वेरीफाई करते-करते उन्होंने ना 1 महीना लगा दिया। क्योंकि मेरा ना एक 100 सीजीएफएनएस होता है, 100% होता है टोटल, ठीक है? उसमें आपका ना जैसे-जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजते जाओगे, वैसे-वैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ठीक है? हुँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 70% हो गया था, बट वो एक डॉक्यूमेंट की वजह से रह रखा था। उसमें ना कोई एजेंट कुछ कर सकता था, ना कोई, मतलब कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता था, वो सारा का सारा उनकी तरफ से था, ठीक हुँ। है? तो अगर मान लो मैं किसी एजेंट को 2-2 3-3 लाख रुपए भी देती हूँ, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। तो ट्रू। मैं खुद से उनको कॉल करती थी, पता है? मैं खुद से सीजीएफएनएस वालों को मैंने आई थिंक 40-50 कॉल करे होंगे, ठीक है? रात को उनका टाइमिंग भी अलग होता है, यूके में तो है मैं ना उनको रोज़ ही सीजीएफएनएस? कॉल करती थी। नहीं, यूएसए में होता है वो, अच्छा, यूएसए में होता है। या जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं यूएसए की वेरिफिकेशन के लिए, राइट? वेरिफ़िकेशन के हुँ, लिए, हाँ। ओके। तो मैं उनको कॉल करती थी, एंड उनको बोलती थी कि भई बताओ क्या करना है, मुझे क्या करना है? मैं उनको अपने रीज़न्स बताती थी कि मुझे थोड़ा-सा जल्दी चाहिए ये सब, और मेरे कॉलेज में आपका कोई मेल नहीं आया, ये सब। तो कम्युनिकेट करना पड़ता है एक तरीके से। मतलब एंड फिर बेसिकली उन्होंने ऐसा मेहनत तो करनी हुँ, पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, उसके खुद से बिना करनी पड़ेगी, बेशक हाँ, कोई एजेंट भी है तो। पता उसक है एक बात बताऊँ? हुँ, जिस जो मेरी फ्रेंड थी ना, जो एजेंट के थ्रू, जो बिल्कुल एजेंट पे डिपेंड थी, उनका ना 6 से 7 महीने भी लगे हैं उस प्रोसेस में, जो मेरा ढाई महीने में हुआ है, ठीक है? नहीं एजेंट तो थोड़े लेज़ी भी होते हैं, दैट्स ट्रू। वो थोड़ी ना आपके लिए इतना एफर्ट करेंगे कि नहीं बार-बार करेंगे, नहीं कॉल करेंगे करेंगे, या बट लाइक मेरा एजेंट करता था। हम हुँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा करता हूँ, तो हमारी लाइक एक अगर हम लोग देखा जाए ना तो 1 साल में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा हम लोग लगा देते हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड न्यूज़ीलैंड। तो एवरी वीक में 2 से 3 वीज़ा लाइक आ जाता है। स्टूडेंट्स एवरी वीक 2 से 3 लोग तो फ्लाइट में बैठ के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं। तो मेरी टीम है ना, तो टीम को मैं हमेशा यही पुश करता हूँ कि भाई किसी ने उसकी करियर आपके हाथ में लगा के दे दी है कि भाई हमारी करियर को आप हुँ, अच्छा बनाओ, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हाई प्रायोरिटी में और एकदम अच्छी तरह से उसको हैंडल करें। बट आजकल जो फ्रॉड एंड फेक एजेंट्स जो आ गए हैं ना, वो आपको बहुत परेशान करते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि अगर आपको ये सब प्रोसेस करनी है तो एजेंट के भरोसे मत रहो। आप खुद से रिसर्च करो, खुद से जानो क्या होती है प्रोसेस, कैसे होती है प्रोसेस, इससे आपको ही फायदा होगा। इज इट राइट? या बिल्कुल राइट। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने अपना खुद से पूरा प्रोसेस किया, एंड उसके कम से कम 2 लाख रुपए सेव हो गए इस प्रोसेस के हाँ, अंदर, तो एग्जैक्टली बहुत ठीक है? पैसे बच जाते हैं। That's true. Anyway, हाँ, तो it was really nice to talk with you, Manisha.
एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक बार मनीषा की जो यूट्यूब है उसको चेकआउट करें इफ़ यू वांना गो अब्रॉड फॉर जॉब, और आपको स्टूडेंट वीज़ा पे भी जाना है तो आई थिंक सी उसका जो कंटेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मनीषा, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? No, thank you. And thank you so much for giving me this chance on your channel. And it was really nice talking to you. Great. Thank you very much. Thank you. Bye bye.